नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। नई सरकार जैसे ही बनी हरियाणा में और नई सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव के बाद, तो वैसे ही आने वाले दिनों में जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के और तमाम विपक्ष के, वो आकार लेना शुरू हो चुके हैं। वो मुद्दा जो सबसे ज़्यादा हाल के चुनाव में चल रहा है, चाहे वो बीते हुए चुनाव हो या आने वाले चुनाव हों, आरक्षण का सवाल। आरक्षण के इस सवाल पर एक नई दिशा हरियाणा की तरफ से दिखाई गई है। हरियाणा की तरफ से वो दिशा जो दिखाई गई है, क्या वो एक टेम्पलेट की तरह है जो पूरे देश में लागू होगी? इस सवाल की वजह से एक नई खलबली आने वाले दिनों में फैलेगी। सियासी खलबली ऐसी होगी वो जो कि बहुत से राजनीति के पंडितों को आरक्षण के सवाल पर दोबारा फिर से अपनी रणनीति तैयार करने के लिए मजबूर कर देगी। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो सबसे अहम फैसला लिया, उस फैसले में ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो फैसला सुनाया था कि जो आरक्षण है दलित समुदाय का, खास तौर से एससी और एसटी का देश में, उस आरक्षण को उपवर्गीकृत किया जाए। यानी कि कोटा जो है, उस कोटे को 15% एससी का कोटा, अनुसूचित जाति का कोटा, 7.5% एसटी का कोटा, अनुसूचित जनजाति का कोटा, 22.5% जो कोटा है वो अभी कोई भी एससी या कोई भी एसटी समुदाय का व्यक्ति उठा सकता है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा एसटी समुदाय ज़्यादा नौकरियां प्राप्त कर चुका है, कौन सा एससी समुदाय ज़्यादा नौकरियां प्राप्त कर चुका है। सबको समान रूप से कोटे का अधिकार होता है। ये भी नहीं देखा जाता है कि क्या एक ही जाति को सारी नौकरियां जा रही हैं। ये भी नहीं देखा जाता है कि क्या कोई अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा फ़ायदे में है और वो फ़ायदा लेता ही चला जा रहा है, दूसरे फ़ायदे नहीं ले पा रहे हैं। ये नहीं देखा जाता था। पर यह सब 1 अगस्त 2024 के पहले की बात थी। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसने कहा कि ये देखा गया है कि जो वंचित वर्ग है उसमें कुछ ज़्यादा ही वंचित लोग हैं, कुछ कम वंचित लोग हैं, और ऐसे में जो आरक्षण है उसको जो ज़्यादा वंचित हैं उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इसी तरह से जन्म होता है सब क्लासिफिकेशन का, उपवर्गीकरण का। ये जो 22% है, इसमें उन्हें ज़्यादा दिया जाए जो ज़्यादा पिछड़े हैं, उन्हें कम दिया जाए जो अपेक्षाकृत आगे बढ़ चुके हैं। दलित समुदाय के भीतर विभाजन, और इस तरह का विभाजन जो कि दलितों के भीतर एक वर्ग को भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बना देगा और दूसरे वर्ग को भारतीय जनता पार्टी का विरोधी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये फैसले ले रही है। शुरुआत में जब ये फैसला आया तो सब चुप रहे, किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि हर पार्टी के भीतर दोनों वर्ग थे। किसका पक्ष लिया जाए? हर पार्टी के भीतर जो मजबूत वर्ग था वो नौकरियों में ही नहीं था, बल्कि उस पार्टी के नेतृत्व में भी आकर बैठा हुआ था। लेकिन जो कमज़ोर वर्ग थे वो नौकरियों में भी नहीं थे और या कम थे, और पार्टी के नेतृत्व में भी कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे। दलित के सवाल पर उत्तर प्रदेश में जाटव समुदाय ही सबसे आगे है। दलित के सवाल पर अगर देश के सबसे बड़े सूबे में एक ही जाति आगे है, बाकी के जातियों का क्या? लिहाजा जो सबसे सबल समुदाय है वो तो विरोध करेगा ही, लेकिन जो चुपचाप अपनी आवाज़ बिना सुनाए अपना जीवन जीती हैं, उन जातियों को इस फैसले ने एक ढांढस दिया। लिहाजा जो सबल जातियां थीं वो विरोध में उतरी, और विरोध किया किसने? विरोध किया जाटव समाज ने। मायावती जी सबसे आगे। बहन कुमारी मायावती का ये कहना है कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, और ये बात उन्होंने आज फिर से कही, उन्होंने फिर से कहा कि दरअसल ये जो फैसला है, ये फैसला दलित समाज को तोड़ने वाला है। जो फैसला नायब सैनी सरकार ने लिया है वो चाहता है कि डिवाइड एंड रूल। ये फैसला इसीलिए लिया जा रहा है ताकि दलित समुदाय
अपने हक और हुकूक की लड़ाई में अलग अलग लड़े और एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। शायद उनका कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि ये फैसला जब बिहार पहुंचा तो बिहार में हमने पाया कि चिराग पासवान, जो कि वहाँ के सबल बड़े मजबूत दलित नेता हैं, उन्होंने तो इस फैसले का विरोध किया और कहा कि बाबा साहब ने जिस कल्पना के साथ आरक्षण को आकार दिया था, ख़ासतौर पर दलित आरक्षण को, उसके खिलाफ जाता है। ये तो आरक्षण के प्रावधानों से छेड़छाड़ है। लेकिन दूसरे दलित नेता जीतन राम मांझी, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने तो उसका स्वागत किया। कहा कि देखिए, हम जिस जाति से आते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन तो नौकरियों में भी नहीं है, हम अकेले एकमात्र नेता निकले हैं इस जाति से, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमारी जाति को आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिले बनिस्बत उनके जो आगे बढ़ चुके हैं। पासवान सबल जाति हैं दलितों में और हमें ज़्यादा मिलना चाहिए आरक्षण। ये सोच कहीं न कहीं जगह बना चुकी है, दलित समुदाय के बीच में ये सोच जगह बना चुकी है। और शायद यही वजह थी कि हरियाणा चुनाव से पहले डीएससी और ओएससी दो तरह के शब्द, दो तरह के एक्रोनिम सुनाई पड़ने लगे। एससी के भीतर डीएससी, एससी के भीतर ओएससी। ये क्या था? तो सुनाई ये पड़ने लगा कि एक है ओएससी, इसका मतलब अदर शेड्यूल कास्ट, और एक है डीएससी जो कि है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। यानी कि एससी में एक डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट में जो वंचित है वो डीएससी, और जो थोड़ा बेहतर है, जिनकी नौकरियां ज़्यादा हैं, जो समाज में आगे थोड़े से आ गए हैं, उनको ओबीसी, अदर ओएससी, अदर शेड्यूल कास्ट। दलित नेता जैसे चिराग पासवान कहते हैं कि छुआछूत को इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं भी नहीं रखना अपने आप में बहुत बड़ी गलती है सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है, क्योंकि दलित आरक्षण केवल पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम नहीं था, ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था, बल्कि छुआछूत की जो बीमारी हमारे समाज में थी उससे वशीभूत होकर के ही इस तरह के प्रावधान लाए गए थे। और आप चाहे आईएएस ऑफिसर बन जाएं, आईपीएस ऑफिसर बन जाएं, आज भी घोड़ी पर चढ़ने में दलित समुदाय के दूल्हे को कहीं न कहीं विरोध तो झेलना पड़ता है। उनकी बात अपनी तरफ से सही हो सकती है, प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन क्या नायब सिंह सैनी साहब ने बिना प्रधानमंत्री से पूछे हुए ये फैसला लिया होगा कि ओबीसी को बांट दिया जाए और पहली ही कैबिनेट में उस पर मुहर भी लगा दी? ये तो बिना पूछे हुए हुआ नहीं होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा में किया है, आने वाले दिनों में 13 राज्यों में उसकी सरकारें हैं, वहाँ आपको दिखाई पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि सियासी तौर पर अगर आप सोचिए तो एससी समुदाय के ऊपर जो पारंपरिक पार्टियां हैं उन्होंने अपना होल्ड बना रखा है, वो कैसे तोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी को ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अपने लिए एससी समुदाय के भीतर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की गुंजाइश दिखाई पड़ने लगी है। पर मामला यही रुकने वाला है क्या? मामला आगे भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इस तरह का उपवर्गीकरण जो कि एससी समुदाय में देखा जा रहा है, ये शायद यही नहीं रुके। सरकार ने साल 2017 में एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था रोहिणी कमीशन। मोदी सरकार ने बनाया था। 6 साल के बाद 2023 में रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, कई उसको एक्सटेंशन मिले। रोहिणी कमीशन का मैंडेट यही था कि जो ओबीसी वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसमें आप ये आकलन करिए कि आखिरकार नौकरियां किस जाति को मिली हैं और किन जातियों को नहीं मिली हैं। और पाया ये गया, जो रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स सार्वजनिक नहीं है, फिर भी जो छन कर बाहर आ गई हैं, उसमें बताया ये जा रहा है कि मात्र 10 कास्ट ऐसी हैं हजारों कास्ट में जिसने सारी नौकरियों पर कब्जा किया हुआ है। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि उपवर्गीकरण ओबीसी समुदाय में भी हो, ताकि वो जातियां जो कि अभी तक आरक्षण के फायदे से दूर रही हैं, उन्हें आरक्षण के लाभ से नवाजा जाए। ये कहा जाता है कि यादव समुदाय और कुर्मी समुदाय, जिनके मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में, ये समुदाय
बहुत आगे बढ़ चुका है और उनके सामने जैसे कुम्हार हैं, जैसे नाई हैं, इस तरह का जो समाज है वो बहुत कमज़ोर है, बढ़ई। और इस तरह के समाज को बाहर आगे आकर के अगर उसी तरह से नौकरियां प्राप्त करनी है, विकास देखना है जिस तरह से यादव और दूसरे समुदाय, तो फिर इन्हें विशेष व्यवस्था के तहत आरक्षण देना ही पड़ेगा, वरना आरक्षण ये ले ही नहीं पा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति में भी ये बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि राजस्थान का जो मीना समुदाय है वो आरक्षण में आता है अनुसूचित जनजाति के तौर पर। अब आप मीना समुदाय को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये अनुसूचित जनजाति है, लेकिन वो हैं, वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। न देखने में न उनका जो सामाजिक आचरण और व्यवहार है उसमें, लेकिन वो चूँकि एसटी समुदाय से आते हैं तो सरकारी नौकरियों में वो सबसे ज़्यादा हैं बनिस्पत की दूसरे एसटी समुदाय के, जैसे कि संथाल हो गए, जैसे कि मुंडा हो गए, जैसे कि हो गए। ये तमाम जो ट्राइबल्स हैं ये आपको उतने दिखाई नहीं पड़ते हैं जितना कि मीना दिखाई पड़ते हैं। तो क्या संथाल के लिए, मीना के लिए, हो के लिए ये व्यवस्था करना ज़रूरी है? ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिया गया था। अब ये सरकारों पर था कि वो लागू करती हैं या नहीं करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में इस प्रयोग को कर ये संदेश दे दिया है कि आने वाले दिनों में हर आरक्षण में आपको वर्गीकरण दिखाई पड़ने वाला है। आपको दिखाई पड़ने वाला है कि किस तरह से जो कमज़ोर वर्ग है आरक्षण के दायरे में आता है, उसे उसी आरक्षण का ज़्यादा हिस्सा मिलने जा रहा है और जो थोड़ा सबल हो गया है उसे कम हिस्सा मिलने जा रहा है। रोहिणी कमीशन रिपोर्ट अभी सरकार के पास है। ये ओबीसी के ऊपर लागू होगा या नहीं होगा भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर आने वाले दिनों में देश भर में ये लागू हो जाएगा, इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है आखिर में कि ये कैसे आप तय करेंगे कि किसे कितना मिला है? इसके लिए तो प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। और प्रॉपर स्टडी कैसे होगी? जब तक कि जातीय जनगणना नहीं हो जाती है। और जातीय जनगणना होगी या नहीं होगी इस पर तो फैसला बाकी है। लिहाजा ऐसा लग रहा है कि सरकार चूँकि इस तरह के रिपोर्ट को लागू करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक वोट वर्ग SC ST OBC में बने, ये वो क्रिएट करना चाहती है। वो जातीय जनगणना ज़रूर कराएगी, भले ही उन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए या नहीं किया जाए, और फिर वही आंकड़े आधार बनेंगे कि कौन पिछड़ा है, कौन पिछड़ा नहीं है, कितनों के पास सरकारी नौकरी है, कितनों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, कितनों के पास उनकी माली हालत कैसी है, पक्के मकानों में कौन रहता है, कच्चे मकानों में कौन रहता है, किसके पास गाय भैंस है, किसके पास बकरी भी नहीं है, किसके पास अपनी ज़मीन है, किसके पास खेतिहर मजदूरी के लायक स्थिति है। ये तमाम चीज़ें तो जनगणना के बाद ही आएंगी। तो जनगणना का भी अपना एक विशेष पर्पस होने जा रहा है, ये बात भी आप मानकर चलिए। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।